यूनिट 5 में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर है 4, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें साथ में हम नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट सर्विसेज की भी बात करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G, 4G, 5G भी आ गया है। हम नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे थ्रेट्स क्या है और कैसे प्रिवेंशन करेंगे अपने सिस्टम को या नेटवर्क को वायरस से, वर्म से, ट्रोजन हॉर्सेस से या स्पैम। पहले पता करेंगे है क्या। फिर कुकीज क्या होती हैं, उनका यूज देखेंगे। फायरवॉल क्या होता है और जो इंडिया के एक्ट है, साइबर लॉ है, साइबर क्राइम है, आईपीआर के क्या इश्यूज है, हैकिंग क्या है। फिर हम वेब सर्विसेज देखेंगे, जैसे www, HTML है आपके पास, XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और फिर और भी है HTTP, डोमेन नेम, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउजर। फिर वेब सर्वर्स में वेब होस्टिंग क्या है, वेब स्क्रिप्टिंग में क्लाइंट साइड देखेंगे, सर्वर साइड देखेंगे। इसमें VB स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, सर्वर साइड में ASP, JSP, PHP है, और वेब 2.0 जो बहुत आगे बढ़ गया सोशल नेटवर्किंग से। तो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मोबाइल क्या होता है? मोबाइल का मतलब ये है कि मूवेबल, यानी कि वो ऐसी चीज जो मूव करती रहती है, यानी कि पोर्टेबल है। और मोबाइल कम्युनिकेशन ये पूरी तरीके से सेल्यूलर नेटवर्क्स पे बेस्ड है। सेल्यूलर का मतलब यही है कि ये एक रेडियो नेटवर्क है। सेल्यूलर नेटवर्क इज नथिंग बट अ रेडियो नेटवर्क। यानी कि देखें आप, अगर आप वॉकी टॉकी देखें तो पुलिस वालों को देखें या फिर किसी एक मॉल में देखें ऊपर नीचे कैसे बात करते हैं, तो वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ही है। इसी तरीके से इस नेटवर्क में जो सेल में डिवाइड किया जाता है लैंड को, यानी आपका ये जैसे पूरा एक रीजन हो गया, आपका शहर मान लीजिए, इसको सेल में डिवाइड किया जाता है। मोस्टली इसमें हेक्सागन सेल लेते हैं और ऐसे सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। और हर एक सेल जो नेटवर्क में है उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और उसके रिसीवर नोन होते हैं, उसे रिसीवर नोन होते हैं। और जैसे जो यहाँ पर है उसे हम बेस स्टेशन कहते हैं। यानी हर एक सेल नेटवर्क में उसके बाद एक ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है नोन एज सेल साइट। तो इस पूरे को हम बेस स्टेशन कहते हैं। ट्रांसमीटर रिसीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए एक बेस स्टेशन को उठाइए, यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से एक आप टावर देखते हैं, वैसे टावर नहीं होता है, टावर के ऊपर लगा होता है एंटीना। तो यहाँ से आपको ये भेज रहा भी है और ले भी रहा है, तो ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। तो हर एक सेल जो नेटवर्क में है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो गई तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए हर एक सेल, जैसे ये सेल है, ये सेल जो है वो इससे 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 और इससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होगा। हाँ, हो सकता है ये वाला जो सेल है, ये तीसरा जो सेल है, इसको छोड़ के ये हो सकता है रीयूज कर ले आपकी फ्रीक्वेंसी को। जब इसको हम ज्वाइन करते हैं इन सेल को, तो ये एक आपको एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए कवरेज देते हैं। तो जो नेटवर्क है या नेटवर्क सेल्स का है, ये मोबाइल डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो एनेबल करता है कि कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, जब वो मूव करते हैं एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन। जैसे मैंने मान लीजिए ये हेक्सागन बना दिया, यहाँ पर एक आपका स्टेशन हो गया, सेंटर में लगा दिया आपने एंटेना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जोड़ दिया, ये हेक्सागन है। फिर यहाँ पर आप लगा दिया, तो अब ये ऐसे ऐसे करते करते पूरा एरिया कवर कर लिया। यहाँ आपका एक ट्रांसमीटर रिसीवर है। तो जैसे आप यहाँ से आ जाएंगे, ये इसको हैंडिंग ओवर कर देगा, तो आपकी कॉल ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगी, इस फ्रीक्वेंसी में बात करने लगेंगे आप। तो ये इतना फास्ट हो रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि एक दूसरे से, एक बेस स्टेशन से आप दूसरे बेस स्टेशन में चले गए। तो अगर वाकई में अगर आप रियल टाइम में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एक जगह मान लीजिए प्रीतम नगर आ रहा होगा, दिल्ली की बात करता हूँ, तो एक जगह आपका धौला कुआं आ रहा होगा, ऐसे करके आपको दिखाएगा उसमें। तो जो पिछले 2 डेकेड्स हैं, यानी कि इन समय में बहुत मोबाइल इंडस्ट्री में तो अथाह ग्रोथ हुई है। मोबाइल टेक्नोलॉजी है, सब्सक्राइबर्स हैं। पहले कितने कम लोग थे। पहले तो क्या होता था कि जो मोबाइल में इनकमिंग कॉल होती थी उसमें भी 14-15 रुपए, 20 रुपए लगते थे इनकमिंग कॉल के। और आज तो आपको, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 399 में या 299 में आपको कम से कम 80 GB मिल जा रहा है, 80 GB डेटा मिल जा रहा है। कम्युनिकेशन तो है ही है साथ में। तो जो पहला सिस्टम था जिसने मोबाइल टेलीफोन सर्विस दिया, वो 1940s में हुआ था यूएस में, और यूरोप में 1950s में। ये जो सिंगल सेल थे, बड़े छोटे थे और मोबिलिटी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी।
कैपेसिटी कम थी, सर्विस बहुत इसकी लिमिटेड थी, और उस समय जो स्पीच क्वालिटी थी बहुत पुअर थी। अब इसमें सब कमियां बता दी हमने, लेकिन सोचिए जब ये शुरुआत हुई होगी तो कितनी बड़ी बात हुई। आज हमने इस पे बहुत एक इमेंसिपेशन पा लिया है, इसको बहुत अच्छा कर दिया है, और भी आगे और अच्छा होगा, लेकिन ये शुरुआत थी। जो इक्विपमेंट थे काफ़ी बल्कि थे, एक्सपेंसिव थे, इंटरफेरेंस बहुत होता था इसमें। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसी आई और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो मोबाइल सिस्टम यूज होने लगे, बहुत स्मॉल थे, छोटे थे, लाइटर थे, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। आपके हाथ में जो अभी स्मार्टफोन है, आप सोचिए कि ये कैसा था। अब 1G मोबाइल सिस्टम्स की बात करें तो 1G मोबाइल सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में और अर्ली 1980s में। जो 1G मोबाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी पे थे, ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल नहीं थे, ये एनालॉग थे। इसमें केवल वॉइस फैसिलिटी थी, और ये सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी पे थे। जो PSTN बेस्ड सर्किट स्विचिंग होती है, जब आप फोन करते हैं तो क्या बनता है, आपका सर्किट स्विच नेटवर्क बनता है। तो जो 1G मोबाइल सिस्टम थे, इसमें जो वॉइस था उसको मॉड्यूलेट किया जाता था फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज पे या उससे ऊपर, और यहाँ पर रेडियो टावर यूज किए जाते थे ट्रांसमिशन के लिए। जो ड्रॉबैक था 1G सिस्टम में, इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, लिंक्स, वॉइस लिंक्स बार बार टूटते थे, सिक्योरिटी नहीं थी कुछ भी इसमें। इस तरीके के फोन आपने देखे होंगे, वो 1G के समय यूज होते थे। और 2G में जाने से पहले थोड़ा सा इसके टर्म्स जान लें कि 2G में क्या क्या, क्योंकि 2G आएगा, 3G आएगा, 4G आएगा, अब इसके बाद बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो पहले उसको समझ लें। FDMA क्या है? FDMA क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है कि हर एक यूजर होता है, उसमें उसको फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी जाती है। यानी मान लीजिए आपके पास पूरी यहाँ से यहाँ तक बैंडविड्थ है, यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 माइनस FT हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आपको इतनी दे दी, इनको इतनी दे दी, इनको इतनी दे दी, इनको इतनी दे दी, अलग अलग आदमी को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दी। तो हर एक यूजर है उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होता था, इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें क्या होता था कि हर एक यूजर को एक यूनिक कोड दिया जाता था, और जो सेंडर एंड पे है, जो डेटा सिग्नल वो इनकोड हुआ है, उसी को जो डेटा सिग्नल उसको मिल रहा है, उसको इनकोड किया जाता था उसी यूनिक कोड से। सेंडर जब भेजता था उसको, तो यूनिक कोड दिया, उसने इस यूनिक कोड के हिसाब से इनकोड कर दिया, और रिसीवर क्या करता था, वो डिकोड करता था इस सिग्नल को, वही जो यूनिक कोड दिया है, और उसके बाद ओरिजिनल सिग्नल को रिकवरी हो जाती थी। फिर TDMA मतलब ये है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है, ये फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है। अब इसमें क्या करेंगे हम, पूरी फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है F2 माइनस F1, जो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, उसमें क्या करेंगे कि पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी एक आदमी को दे देंगे, लेकिन एक समय के लिए। फिर उसके बाद छठ से दूसरे आदमी को देंगे यही पूरी फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरे को देंगे। लेकिन ये इतना फटाफट हो रहा होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि आप यूज कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हर एक यूजर को एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए ट्रांसमिट करने दिया जाता है, और जो दूसरे यूजर है वो दूसरे टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट करते हैं। तो जब यूजर ट्रांसमिट करते हैं तो वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा TDM। तो 2G मोबाइल सिस्टम अगर आपकी बात करें तो 2G मोबाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1990s के अर्ली में, शुरुआत में, और इसमें आए डिजिटल सिग्नल्स। ट्रांसमिशन जब वॉइस का हो रहा है तो इसमें डिजिटल सिग्नल आए। तो इसने क्या किया, 2G ने, मोबाइल सिस्टम में पहले क्या होता था, केवल बात होती थी, उसके बाद 2G के बाद पेजिंग आ गया, SMS आ गया, वॉइस मेल आ गया, फैक्स सर्विसेज आ गई। यानी कि वॉइस और डेटा कन्वर्सेशन दोनों ही थे और डिजिटली इंक्रिप्टेड थे, और ये पूरी तरीके से GSM, आपका GSM टेक्नोलॉजी पे था। GSM जो है क्या है, GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और GSM स्टैंडर्ड उसको डिफाइन किया गया था ETSI द्वारा 1989 में। फिर GSM टेक्नोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन थी FDMA और TDMA। अभी आपने देखा FDMA क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके यूजर को देते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी। TDMA क्या था, जिसमें फ्रीक्वेंसी पूरा देते हैं, पूरा बैंडविड्थ देंगे, लेकिन छोटे छोटे टाइम के लिए देंगे। तो GSM में जितने भी सब्सक्राइबर थे और जो वायरलेस प्रोवाइडर थे, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, और साथ में इंटरचेंजेबल मॉड्यूल थे, और इन मॉड्यूल को हम कहते क्या थे, SIM, सिम कार्ड। आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड लगता है, तो GSM में जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो वायरलेस प्रोवाइडर थे, वो अपना
इन इंटरचेंजेबल मॉड्यूल्स को रखते थे जिसको हम सिम कहते हैं। हमारा सिम क्या है, उसमें आपने देखा एक सर्किट बना होता है। वो सर्किट क्या है? वो सर्किट केवल यही तो है कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसका नंबर क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसको केवल खींचने के लिए जो चीज आ जाएगी, फिर उसके बाद वो मोबाइल का काम है, वो क्या करेगा। तो अगर आप सिम कार्ड को स्वैप कर लेंगे तो आप फोन स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडर स्विच कर सकते हैं, आप आइडिया का लगा सकते हैं, आप जियो का लगा दीजिए, आप एयरटेल का लगा दीजिए, जिसका सिम लगाएंगे उससे उसके नेटवर्क को वो पकड़ लेगा, उससे बात करना शुरू कर देगा। और ध्यान रखिए, 1G में हम यूज करते थे पैकेट ये सर्किट स्विचिंग, और यहां पर भी सर्किट स्विचिंग यूज हो रही है, यहां पर भी सर्किट स्विचिंग यूज हो रही है। तो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो पैकेट स्विच डोमेन, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी यूजिंग पैकेट स्विच डोमेन इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विच डोमेन वेर टर्म्ड एज 2.5 मोबाइल सिस्टम। समझिएगा कि यहां पर 2G में आपकी सर्किट स्विचिंग ही हो रही है, लेकिन जैसी मोबाइल टेक्नोलॉजी ने पैकेट स्विचिंग का रूप इख्तियार किया या पैकेट स्विचिंग यूज करने शुरू किया, इसको हमने 2.5G बोलना शुरू किया। ओके, तो 2G और 2.5G में ये अंतर है। और उन्होंने GPRS यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GSM के अलावा GPRS यूज करना शुरू किया। और 2.5GB से क्या हुआ, 2.5G से क्या हुआ, MMS यानी आप पिक्चर भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, ये पॉसिबिलिटी हुई जो आज हम बहुत नॉर्मल समझते हैं। आप सोचिए ये किस तरीके से आपके सामने आया है। तो GPRS टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ा स्टेप था 3G मोबाइल सिस्टम के लिए। फिर 3G मोबाइल सिस्टम आया। 3G मोबाइल सिस्टम्स क्या है? ये मल्टीमीडिया फैसिलिटी दे रहे हैं 2G फोन को। अब आप ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, एप्लीकेशन हो। अब ये समझिए कि 1G, 2G, 3G में अंतर क्या है या 4G में अंतर क्या है। ध्यान रखिएगा, इनकी टेक्नोलॉजी में तो अंतर ही है, साथ में स्पीड का अंतर है। यानी कि इतना डेटा रेट होना चाहिए और इतना डेटा रेट होना चाहिए मिनिमम, तब ये 1G है। इतना डेटा रेट होना चाहिए तो ये 2G है। इतना डेटा रेट होना चाहिए तो 3G है। उस डेटा रेट के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग 1G, 2G, 2.5G में। टेक्नोलॉजी तो है ही है साथ में। तो जो 3G टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एप्लीकेशन अपना सब कुछ चलाने लगे, भेजने लगे। तो 3G टेक्नोलॉजी के बाद आप अपने मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी, आप वीडियो से मतलब टेलीफोन से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और साथ में अपना चेहरा भी देख रहे हैं। तो जो आइडिया है 3G के पीछे, इसका मतलब ये है कि आप सिंगल नेटवर्क स्टैंडर्ड रखें। अलग अलग जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं जैसे यूएस में, यूरोप में, एशिया में, तो 3G ने कहा कि हम एक काम करेंगे, एक ही रखते हैं, उसको हम कहेंगे UMTS, यूनिवर्सल। इसलिए ये सबके लिए हो गया, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल पड़ गया, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, UMTS, या इसको IMT 2000 भी कहा गया। तो 3G मोबाइल सिस्टम को हम UMTS भी कहते हैं, IMT 2000 भी कहते हैं। इसका मतलब अब डेटा रेट 2G से बढ़ गया, और जो इंटरनेट स्टाइल एप्लीकेशन है वो अब मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज करना शुरू कर दिया। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है IMT 2000 3G सिस्टम्स की, वो क्या क्या है? पहली चीज तो ये है, एक सिंगल फैमिली, जितने भी स्टैंडर्ड्स है, कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स है, उसकी सिंगल फैमिली है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो सकती है सारे मोबाइल एप्लीकेशन में। ये सर्किट स्विच उसके साथ पैकेट स्विच दोनों ही यूज करता है। यानी कि आपका जैसे टेलीफोन में जो बात होती है डेडिकेटेड लाइन, या फिर आप बस पैकेट छोड़ दीजिए वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो पैकेट छोड़ने वाला ये है और डेडिकेटेड लाइन वाला ये है। दोनों ही पैकेट स्विच और सर्किट स्विच डेटा ट्रांसमिशन दोनों ही यहाँ पर सपोर्ट हो रहा है। और डेटा रेट आपको 2 Mbps तक मिलना ही मिलना है। ये डेटा रेट आपको अप टू 2 Mbps 3G दे रही है। ओके, जैसे आप आगे बढ़ेंगे 4G तो आप 1 Gbps, ऐसे 4 MB। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिए कि हर एक जी जो है 1G, 2G, 3G, इसमें ये डिसाइड होता है कि अगर आप मोबाइल नहीं है तब क्या स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, और आप मूव कर रहे हैं कार से या गाड़ी से तब कितनी होनी चाहिए। और बैंडविड्थ एफिशिएंसी तो खैर बढ़ी गई इसमें 3G मोबाइल सिस्टम। फिर 4G मोबाइल सिस्टम, 4G नेटवर्क्स, ये पूरी तरीके से केवल पैकेट स्विचिंग पे है, इसमें सर्किट स्विचिंग का कोई रोल नहीं। इसका मतलब ट्रांसमिशन और फास्ट हो गया, और ये आपको स्पीड दे रहे हैं 100 Mbps पे जब आप मूव कर रहे हैं। आप सोचिए अगर आप एक ट्रेन से मूव कर रहे हैं और आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और अब अगर स्टेशनरी है तो 1 Gbps, यानी कि अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो गीगाबिट्स पर सेकंड, गीगाबिट पर, सोच लीजिए आपको कितने देर में एक मूवी डाउनलोड होगी। ये वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी है, और 4G आपको अच्छी इमेजेस, वीडियो लिंक्स और बेटर क्वालिटी टीवी देगा। नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब ये होता है
कि जो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आप पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, चाहे नेटवर्क के लोग बनाए, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हो रही है या मिसयूज हो रहा है नेटवर्क रिसोर्सेज का, तो कोई भी ऐसे एक्सेस को रोकना, पहले तो उनके लिए प्रिवेंटिव आपको मेजर लेने की रोकना, और अगर हो गया कुछ गड़बड़ तो उसे किसी तरीके से आपको रिमूव करना। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑथराइज यूजर्स हैं वो ही नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। वायरस क्या है? अगर आप अपना सिस्टम देखें और आपको लगे कि एप्लीकेशन को लोड करने में बहुत टाइम लग रहा है, कुछ प्रोग्राम अलग सा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा जो वो कभी नहीं करते थे, फाइल का साइज चेंज हो जा रहा है और बूटिंग में दिक्कत आ रही है, बार बार रिस्टार्ट हो जा रहा है या कुछ और आ रहा है, जो ग्राफिक्स है वो कुछ अलग से दिखाई दे रहे हैं आपको, जो आप पहले नहीं देखते थे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपका सिस्टम वायरस से इफेक्टेड हो। वायरस जो है बायोलॉजिकल टर्म है, ये अगर आपके शरीर में लगेगा तो आप बीमार होंगे। ऐसी पीसी में जब वायरस आता है तो पीसी या सिस्टम या नेटवर्क बीमार होता है। तो वायरस वो प्रोग्राम है, जैसे आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो भी प्रोग्राम है, वायरस भी प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। ये क्या करता है, जो आपका होस्ट प्रोग्राम है उसके साथ चिपक जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये इस होस्ट प्रोग्राम को इन्फेक्ट करे, और उसके बाद इन्फेक्ट करने के बाद जैसे ही ये होस्ट प्रोग्राम आपका सिस्टम पे चले तो ये इस सिस्टम को इफेक्ट करे बगैर आपके नॉलेज के, बगैर आपके संज्ञान के। तो जो वायरस है वो एग्जीक्यूट हो जाता है हर बार जब भी आप इस होस्ट प्रोग्राम को चलाएंगे, और इसकी टेंडेंसी है पैदाइश, ये अपने आप को बार बार रेप्लिकेट कर सकता है अगर इस तरीके से वायरस लिखा गया है। ये एक्सटर्नल मीडिया के थ्रू, सीडीज के थ्रू, और कोई आपकी इन्फेक्टेड साइट आपने खोली या ईमेल अटैचमेंट, सबसे ज़्यादा ये है। ये एक सी टाइप ईमेल अटैचमेंट आपने देखें कि जीमेल देता ही नहीं है कि बोले एक सी फाइल तो हम आपको भेजने नहीं देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस उसी से आते जाते थे। तो कौन कौन से टाइप के वायरसेस होते हैं आपके? एक पहला है फाइल वायरस। ये वायरस कौन से होते हैं? ये करते क्या है, ये पहले तो इन्फेक्ट करते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं जब ये किसी MS DOS प्रोग्राम फाइल में, यानी कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, EXE हो चाहे कॉम फाइल हो, इस टाइप के एक्सटेंशन में ये अगर लग जाए, इनको हम फाइल वायरस कहते हैं, क्योंकि ये फाइल में लग रहे हैं। ये EXE और कॉम तो फाइल तो है, फाइल एक्सटेंशन ही तो है, इनमें जाके जो लगते हैं और रेप्लिकेट होते हैं उन्हें फाइल वायरस कहते हैं। बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं कि आपके हार्ड ड्राइव, हर एक आपकी जो भी ड्राइव होगी ना उसमें एक बूट सेक्टर होता है, एक बूट सेक्टर होता है, उसी से बूटिंग शुरू होती है। तो ये जाता है बूट सेक्टर में जाता है, एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है, उसको ये खराब करता है और उस जगह जाके बैठ जाता है जो आपकी चीज़ों को बूट करा रहा है। जैसे हार्ड ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल देने से पहले क्या होगा, पहले रोम के प्रोग्राम चलेंगे, उसके बाद ये बूट स्ट्रैप लोडर या बूट स्ट्रैप का प्रोग्राम चलेगा, तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो जो बूट स्ट्रैप है वहीं जाके बैठ जाता है। तो बूट सेक्टर किसी भी ड्राइव का, उसमें वो प्रोग्राम्स रखे होते हैं जो बूटिंग में मदद करते हैं, आपके सिस्टम को तैयार करने में मदद करते हैं। तो वायरस उसको इन्फेक्ट करता है उस सिस्टम को, उस सारे जो बूट वाले जो प्रोग्राम है उनको हटा देता है या रिप्लेस कर देता है या अपने आप को उसमें जोड़ देता है। मैक्रो वायरस, ये वायरस क्या है? ये खासतौर पे अगर आप देखें MS ऑफिस के जो प्रोग्राम स्वीट है, मैक्रो का मतलब ये होता है एक छोटा सा फंक्शन है। अगर आपको कोई चीज़ जोड़ना है, अपने आप लिखना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको सर्विस प्रोवाइड करता था, अभी भी है, कि आप अपने वो चीज़ एज अ मैक्रो जोड़ लीजिए। तो जो वायरस है ये इन्फेक्ट और रेप्लिकेट करते हैं कैसे? ये MS ऑफिस के प्रोग्राम स्वीट में, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इनमें घुस जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आप देखेंगे आप टाइप कुछ कर रहे हैं, कुछ और हो रहा है, या फ्रेज कुछ और आ रहे हैं इसमें डॉक्यूमेंट। वॉर्म क्या है? वॉर्म का भी मतलब यही है कि इसका इंटेंशन खराब है, मेलिशियस प्रोग्राम है और ये वायरस की तरह है। लेकिन वायरस के जैसा क्या नहीं है, सर वॉर्म क्यों बोलते हैं, ये भी वायरस क्यों नहीं? ये भी अपने आप को होस्ट प्रोग्राम से अटैच नहीं करता, इसको कोई होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए, यानी कि कोई ऐसा प्रे नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहिए जिसके ऊपर ये अपने आप को अटैच कर ले, इसको जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में खुद सक्षम है कि अब मैं नुकसान करूंगा। तो ये सिक्योरिटी होल्स पता करता है कंप्यूटर नेटवर्क के, और कंप्यूटर के जो भी आपने प्रोग्राम
ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लूप होल्स पता करता है और वहां पर जाके अटैक करता है। तो अब कॉपी, जो वॉर्म की कॉपी है वो करती क्या है, वो नेटवर्क में भी फैल जाती है। कोई भी सिक्योरिटी होल दिखा वहीं पे ये जाके अपना एंटर हो जाएगी। अपने आप को नए मशीन में ये कॉपी करती है, जो भी सिक्योरिटी होल दिख रहा है नेटवर्क में या कोई और अपने आप को बढ़ाना शुरू करती है। वॉर्म अपने आप को इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें छुपे हुए गंदी मानसिकता वाले फंक्शन फंसे होते हैं। गंदी मानसिकता मतलब यह है कि वो खराब करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, यानी कि हिडन मैलिशियस, यानी उनका इंटेंशन सही नहीं, खराब इंटेंशन। ट्रोजन हॉर्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हिडन मैलिशियस फंक्शंस हैं, यानी कि वो कुछ करने की का मादा रखते हैं। ट्रोजन हॉर्स ये ट्रिक करते हैं यूजर को, मतलब बेवकूफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ये अपने आप को इंस्टॉल करते हैं और दिखता ऐसा ही यूजर को, अरे यार ये तो कुछ लेजिटिमेट प्रोग्राम है, कुछ ऐसा नाम होता है इसका। यूजर बोलेगा अरे ये तो कुछ डिस्क स्कैन कर रहा है या कुछ डिस्क आपकी यूएसबी की वो दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज आ जाएगी। एक बार आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद ये अपना असली रंग दिखाते हैं और ये डैमेज करना शुरू होते हैं। कुछ ट्रोजन हॉर्सेस तो ऐसे हैं जो सीधा सेंट्रल सर्वर को से बात करते हैं और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड, आईडी या आपकी कीबोर्ड जो टाइप करते हैं, जब अपना पासवर्ड वगैरह टाइप करते हैं, ये कीबोर्ड स्ट्रोक को कैप्चर कर लेते हैं। इसमें ट्रोजन में ये है कि ये रेप्लिकेशन नहीं कर पाते, अपने आप को रीपैदाइश नहीं करते, और इसीलिए इसको हम वायरस के डेफिनेशन में नहीं डाल रहे। स्पैम का मतलब क्या है? आप देखें, आप अपने घर पे खड़े हैं, बाहर पानी डाल रहे हैं पौधों को, कोई आया, भाई साहब ये शॉल ले लीजिए, आपको शॉल नहीं चाहिए, वो आपके लिए स्पैम है। कोई आया बोले आप सब्जी ले लीजिए, हाँ सब्जी आपको लेनी है, आप ढूंढ रहे थे सब्जी, यार बाहर जाके लेना पड़ेगा, इससे अच्छा ये जो साहब आ गए इनसे ले ले, तो वो आपके लिए स्पैम नहीं है। तो जो स्पैम का मतलब ये होता है कि, अब एक चीज सुनिए, एक और चीज बताता हूँ। एक शॉल वाला आया, वो शॉल वाले 10-12 घूम रहे, एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, अब आपको उसने परेशान कर दिया। तो स्पैम का मतलब ये है कि कोई भी वर्थलेस टेक्स्ट, ऐसी कोई चीज जो आपके मतलब की नहीं है, आप नहीं चाहते, वो बार बार चली आ रही है, इसका मतलब कोई अनवांटेड मैसेज या मेल ऐसा जो आप नहीं चाहते, वो स्पैम होता है। आज इंटरनेट फ्लडेड है, मतलब आपको बैंक वाले भी भेज रहे हैं, आपको कोई केन्या वाला या नाइजीरिया वाला भी कोई भेज रहा है कि ये लीजिए, और यूके में इतने पैसे हैं, आप मुझे इतना दीजिए तो मैं आपको लाखों करोड़ों दे दूंगा। आपको ईमेल लेजिटिमेट भी आ रहे हैं, आपने बजाज फाइनेंस बंद कर दिया है लेकिन उसके भी मेल। तो ये सारे स्पैम होते हैं। जितनी भी एडवर्टाइजिंग हो रही, मोस्टली कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है वो स्पैम के अंतर्गत ही आती है। तो ये आपका समय भी वेस्ट करते हैं। जैसे आजकल में व्हाट्सएप में आप किसी को नहीं पसंद करते, लाइक या हाइक मैसेंजर करें, या आपका और भी है अलग अलग, फेसबुक ही ले लीजिए, तो उसमें अगर आपने किसी को जोड़ भी लिया इसलिए कि यार इसको नहीं जोड़ेंगे तो बुरा मानेगा, उसके बाद वो आपको डेली सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और 8 10 मैसेज भेज रहा है। तो आप जिसको पसंद नहीं करते या उसको म्यूट भी कर रहे हैं, तब तो दिख तो रही है कम से कम। तो ऐसे आदमी, ऐसी चीज जो आ रही है वो क्या है, आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आप नेटवर्क बैंडविड्थ खा रही है, इसको स्पैम कहते हैं। कुकीज का मतलब क्या है? कुकीज का मतलब ये नहीं है कि वो बिस्किट जो कुक होके आते हैं और आप इसे खाते हैं। एक ब्राउजर है आपके पास, ये ब्राउजर है, जब भी आप ब्राउजर में एक वेबसाइट को विजिट करेंगे तो क्या होता है, एक टेक्स्ट फाइल आती है ब्राउजर के पास। ये बड़ी छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे हम कुकी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस कुकी में नाम होता है वेबसाइट का, कहां से आया है, और इसमें यूनिक आईडी टैग होता है। अब ये कुकी क्या होता है, जब तक आप ब्राउजर खोल के रखे हैं या सेशन चल रहा है तब तक ये लास्ट करते हैं, उसके बाद मतलब परमानेंटली ये हार्ड ड्राइव में जाके नहीं स्टोर होता। और ये केवल इसलिए कि आपने पेज कौन से ट्रैक किए हैं, और क्या, जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट में ढूंढ लिया, जूते आपने ढूंढ लिया, अब आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे आपको यहाँ पर देखिए उनका ऐड आ रहा होगा जूतों का, आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया यार जूता, इसको कैसे पता इस वेबसाइट को कि मैंने जूता सर्च किया था, क्योंकि आपने कुकी आपके इसमें रखी हुई है, उसने उसको पढ़ लिया। तो हर बार आप जो भी विजिट कर रहे हैं वो चीज उसमें आ जाती है। लेकिन कुछ कुकीज ऐसी हैं जो आपके हार्ड ड्राइव में चली जाती है
और जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे या वो अपनी एक्सपायरी डेट पे नहीं पहुंच जाएगी, वो वहीं विद्यमान रहेगी, राइट। हो सकता है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस है वेबसाइट के लिए, उसके लिए वो स्टोर हो, तो इनको हम कुकीज कहते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल एक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? देखिए, फायरवॉल को हमेशा लोग सॉफ्टवेयर समझते हैं, फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है, मतलब प्रॉपर एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये पूरी तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, ये जो भी अनऑथराइज एक्सेस है उसको रोकता है, चाहे हैकर हो, वायरस हो, वर्म हो, या और भी कोई नेटवर्क हो। आपको मैं एक बात बताऊं, आपका छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3 साल का है, 2 साल का है, अगर आप उसको वैक्सीनेशन नहीं देंगे, 2 साल तक के बीच में बहुत सारे वैक्सीनेशन लगते हैं, अगर वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो उसको पीलिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, उसको उसको बहुत सारी जो ऐसी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो लग जाएंगी। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, वैक्सीन करवाते हैं कि देखो इसको वैक्सीन करा दिया। आपको पता चल रहा है कि इबोला वायरस चल रहा है, तो आपने उसका प्री वैक्सीनेशन लगा दिया। आपने देखा कि बर्ड फ्लू हो रहा है, आपने वैक्सीनेशन लगा दिया। इसी तरीके से इंटरनेट है, इंटरनेट पे अगर आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया तो आपको लोग खा जाएंगे। अगर आपने इंटरनेट, अपने सिस्टम को इंटरनेट से ओपन छोड़ दिया, तो आपके पूरे सिस्टम की हालत ऐसी खराब होगी कि आप कभी इससे उबर नहीं पाएंगे। यही बात है, ये बीमारियां जितनी भी हैं, इन बीमारियों को रोकने के लिए फायरवॉल है। तो वो आपके अनऑथराइज एक्सेस को तो रोकता ही है, चाहे हैकर हो, वायरस हो, वॉर्म से, वायरस वॉर्म सारों को रोकता है, चाहे वो किसी भी नेटवर्क से आ रहे हो। तो फायरवॉल इसलिए यूज करते हैं कि कोई अनऑथराइज इंटरनेट यूजर अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क को यूज करना चाहे, अगर आपने इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, अगर आपने अपने सिस्टम को या फिर अपने नेटवर्क को कनेक्ट रखा है इंटरनेट से, तो वहां तो बहुत सारे चैंपियन लोग बैठे, वो तो खराब करेंगे चीजों को। तो फायरवॉल उनको रोकता है। जो डेटा आ रहा है और जा रहा है इंटरनेट से, वो इस फायरवॉल से पास होगा, यानी कि ये गेटकीपर के साथ पास होगा। वो बोलेगा अपनी एंट्री कीजिए, अपना अपना पास दिखाइए, आपने पास दिखाया तब वो आपको एंट्री देगा। अगर आपने पास नहीं दिखाया तो बोलेगा साहब रुक जाइए और यहाँ दोबारा मत दिखिएगा। ओके, तो हर एक पैकेट को वो ढूंढता है, स्निफ करता है, पकड़ता है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी क्राइटेरिया आपने दिया है, अगर उसको जो स्पेसिफाई किया है, अगर उससे मैच नहीं करता तो वो उसको उठा के फेंक देगा। तो जो एक फायरवॉल है, ये पूरी तरीके से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है जो नेटवर्क के बीच में है, वो जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा उसको रोकता है, इसको एग्जामिन करता है, रोकता है। अगर उसने ये देख लिया कि हाँ जी सब कुछ सही है, तो उसको पास होने देगा, अदरवाइज उसको रोक देगा। तो ये भी ध्यान रखिए, जो बाहर से अंदर आ रहा है आपके नेटवर्क में और आप जो अंदर से बाहर जा रहे हैं, वो दोनों को ही फिल्टर करता है ये। अगर आप गलत आदमी हो और आप भेज रहे हैं, तो यहां पर वो रोक देगा, उसको बाहर जाने नहीं देगा। तो फायरवॉल क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो आना है उसको आने देगा, जो नहीं आना उसको वो रोक देगा। जो हार्डवेयर भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एक पुरानी कहानी है जिसमें यहाँ पर एक वॉल, मतलब एक कैसल था, उसमें लोग अटैक करने आए, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आग लगा दी, इस जगह आग लगा दी, और पानी भी, मतलब एक गड्ढा खोद के पानी भर दिया और यहाँ आग भी लगा दी। अब आओ तो आओ कैसे, आगे दिखाइए आप। क्यों? क्योंकि आग लगी हुई है, आप कैसे एंटर करेंगे? तो इसी का नाम, ये तो वॉल है इनकी और इसके आगे फायर है, इसी का नाम से फायरवॉल का नाम बना है। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है? ये ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट, इसका उपयोग किया जा रहा है। किसको? कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज किया जा रहा है किसी इलेजिटिमेट तरीके से, ताकि किसी को हार्म किया जाए। आप क्या होता है, किसी की जेब से अगर पर्स निकाल लें या कोई आए और उसको आप कुछ बुरा भला कह दें या फिर डंडा उठा के पीटने लगे, तो आप क्राइम कर रहे हैं। यही चीज अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करते रहे तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि आपके सिक्योरिटी में सेंध लगा सके। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई स्ट्रेट सीक्रेट हो, जो भी आप चीज है उसको वो पकड़ सके, खींच सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। या फिर इंटरनेट को यूज करें ताकि कुछ, देखिए एक ऐसा वायरस आया जिसने सब चीजों को डाउन कर दिया। ऐसे बहुत सारे वायरसेस का नाम है, ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स का नाम है, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं। जैसे अब जो ब्लू व्हेल आया, उसको भी क्राइम का नाम दिया गया, क्योंकि वो कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करके लोगों को मार रहा था। तो ये आपके मैलिशियस पर्पसेस होते हैं इनके। तो साइबर क्राइम्स ये लोगों के लिए हो सकता है,
प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। मान लीजिए किसी एक्स गवर्नमेंट है, वाई गवर्नमेंट है, और इसने इनकी वेबसाइट हैक कर दी और कुछ गलत लिख दिया, तो ये भी तो साइबर क्राइम ही हुआ ना। तो साइबर क्राइम में क्या क्या आता है? कोई आपको एक महिला तंग कर रही है, या किसी को कोई महिला को कोई लड़का या आदमी वो तंग कर रहा है, तो साइबर स्टॉकिंग है, डिफेमेशन है। आपका फेस जो है, आपका फेस लगा के किसी गंदी तस्वीर में उसने डाल दिया, हर जगह अपलोड कर दिया, तो आप तो बदनाम हो गए ना। आप किस किस को बताते रहोगे, क्योंकि ये तो इंटरनेट पे आ गया, सबने देख लिया। ये जो चीज है हैरेसमेंट। पोर्नोग्राफी साइबर क्राइम में आता है। कई देशों में ये लीगल है, लेकिन क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पोर्नोग्राफी इलीगल है। यानी कि आप समझ गए होंगे ये क्या चीज है। इलीगल डाउनलोड्स या प्लेजरिज्म। इलीगल डाउनलोड्स मतलब अगर आपको कोई मूवी आई एक किन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, 200-500 लोग काम कर रहे हैं, और आपने क्या किया, किसी इलीगल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लिया उसको, या क्या टॉरेंट यूज कर लिया। ऐसी प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म का मतलब किसी और की चीज अपने नाम से बना के बेचना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। ऐसी सॉफ्टवेयर पायरेसी, काउंटरफिटिंग है, किसी ने बेचारे सॉफ्टवेयर बनाया, आपने क्या किया, उसको बगैर पैसे दिए किसी तरीके से पायरेसी का यूज करने लगे। जो कॉपीराइट वायलेशन कर दिया किसी सॉफ्टवेयर की, कॉपीराइट आपने कहा मैं नहीं कॉपीराइट को मानता। जो हार्डवेयर है वो काउंटरफिट हार्डवेयर यूज करने लगे। इसी तरीके से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उसको ब्लैक मार्केटिंग से बेचने लगे। जो इक्विपमेंट है या कोई नई टेक्नोलॉजी उसकी चोरी करने लगे आप। या फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, आपसे फोन पे पूछते हैं कि बताइए अपना, हम यहाँ इस कंपनी से बोल रहे हैं और बताइए अपना ये नंबर बताइए, तो आप बता देंगे और उसके बाद वो एटीएम से सारे पैसे निकाल लेंगे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर देंगे। ऐसी स्टॉक मार्केट का जो ट्रांसफर है या टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड है, या जो ई मनी है उसका थेफ्ट है, ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं। साइबर लॉ क्या है? अब आपको किसी ने पीट दिया, आप गए पुलिस के पास, आपने किसी लॉ के तहत उनको, इस बंदे को अंदर कर दिया। यही होता है, यही होना चाहिए, एक सभ्य समाज में यही होना चाहिए। ऐसी साइबर लॉ है। इसका मतलब जो भी इंटरनेट पे इलीगल काम हो रहा है उसको रोकने के लिए लॉ बने हुए हैं। लॉ यानी कानून बने। जो फिजिकल वर्ल्ड में चल रहा है, आप ये मत समझिएगा कि जो साइबर पे चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, वहां लॉ नहीं। वहां लॉ है, यानी अगर कुछ गलत आप करते हैं किसी के साथ तो ये साइबर लॉ है उसके लिए। तो कोई स्टैट्यूटरी चीज नहीं थी पहले जो साइबर लॉ को गवर्न करे, चाहे पायरेसी हो रही हो या जुरिस्डिक्शन इश्यूज हो, या किसी का आईपीआर खाया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो, या और भी बहुत सारे लीगल क्वेश्चन थे। तो जो टेंडेंसी बढ़ी कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के हार्ड एंड मनी के साथ या फिर उनके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसके लिए इसको रोकने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ITA 2000 किया गया, जो इनैक्ट किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि चाहे ई कॉमर्स हो, ई गवर्नेंस हो या ई बैंकिंग हो, अगर यहां पर गड़बड़ की आपने तो पेनल्टी होगी, पनिशमेंट मिलेगा। साइबर क्राइम के थ्रू अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो पनिशमेंट मिलेगा और पेनल्टी लगेगी। फिर उसको और जो 2008 में IT अमेंडमेंट एक्ट ITAA 2008 में और चेंज किया गया। ये है साइबर लॉ हमारे देश के, हिंदुस्तान के। तो जो IT एक्ट है, इसमें जो कंप्यूटर का शब्द है और कंप्यूटर सिस्टम, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है और इंटरप्रेट किया गया है तो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो, जिसे मैं कहूं कंप्यूटर का मतलब कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो लॉजिकल, अर्थमेटिक या मेमोरी फंक्शन ये वाले काम करता है, जो गैजेट्स है, जैसे वॉशिंग मशीन ही क्यों ना हो, स्विचेस, राउटर्स ये भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे इसके डेफिनेशन में ला दिए। आप सोचिए, मतलब कहीं भी कोई भी, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके साथ कहीं भी आपने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो IT एक्ट लग जाएगा। तो जो साइबर ऑफेंसेस हुए इस IT एक्ट में या होते हैं, कौन से इसमें अंदर में आते हैं? एक तो अगर आपने जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट रखे उसके साथ टेम्पर किया तो सेक्शन 65 लगता है। अगर हैकिंग की तो सेक्शन 66 लगता है। और बाय चांस किसी की ऑब्सीन, गंदी तस्वीरें या फिर ऐसी तस्वीर जो कि हम लोग नहीं देखते या नहीं देखना चाहते, जो सभ्य समाज में नहीं चलती, तो सेक्शन 67 लग जाएगा। तो IPR इश्यूज क्या है? IPR इश्यूज
ये आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका मतलब ये होता है कि किसी ने कोई इन्वेंट किया, कोई चीज बनाई, उस बेचारे ने इतनी मेहनत की जिंदगी की और उसने उसको बनाया, और आपने क्या किया? पहले मैं बताता हूँ कि ये बनाने वाले को एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। तो देखिए साहब, आपने बनाया, आप इसके मालिक हो गए और आप इसको किसी को बेच सकते हैं या कोई यूटिलाइज कर सकता है इसको। तो 3 तरीके हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। पेटेंट्स है पहला, मतलब आईपीआर में क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। पेटेंट का मतलब होता है ये ऐसा टर्म है जिसको यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए जो किसी इंडिविजुअल ने डिजाइन किया है। जो डिजाइनर है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है इस पेटेंट का किसी लिमिटेड पीरियड के लिए, और इस पेटेंट राइट से ओनर क्या कर सकता है? दूसरों को रोक सकता है। कोई अगर और यूज कर रहा है, सेल कर रहा है या उसके डिजाइन का मिस यूज कर रहा है, उसको रोक सकता है, और वो लीगल एक्शन भी ले सकता है यदि उसके बगैर परमिशन के कोई से यूज कर रहा है। तो अगर आपको पेटेंट लेना है तो कंडीशन इसमें क्या क्या मीट होनी है? प्रोडक्ट नया होना चाहिए, डिजाइन नया होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रियल उसका कुछ यूज किया जा सके, यानी कि वो इंडस्ट्री में बनाया जा सके, उसका किसी तरह उपयोग, कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकल डिस्कवरी ना हो, ये इसमें पेटेंट में नहीं मिलता है, और कोई ड्रामेटिक आर्ट, गाने बजाने ये सब ना हो इसमें, मतलब म्यूजिकल ड्रामेटिक या आर्टिस्टिक वर्क नहीं मिलेगा आपको पेटेंट। फिर ट्रेडमार्क्स, आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक ट्रेडमार्क होता है, किसका होता है ये पता है आपको? किसका होता है? टिक लगा होता है, नाइकी का होता है क्या? तो ट्रेडमार्क उसको आप इस तरीके से डिफाइन करें, कोई नाम है या कोई एक साइन है, जैसे ऑरेंज के लिए ऑरेंज कलर होता है, एक कंपनी है ऑरेंज कंपनी का कलर ही ऑरेंज है, उसने उसको ट्रेडमार्क ले रखा है। तो कोई नाम है या अलग अलग साइन है या कोई डिवाइस है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कोई स्पेसिफिक कंपनी या केवल स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी देता है आपको। तो ट्रेडमार्क को हम ब्रांड नेम भी कहते हैं कि हम इस ब्रांड से जुड़े हैं, इस ट्रेडमार्क हम के साथ जुड़े हैं। तो ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए, लीगली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और ये इस तरीके से रजिस्टर्ड और लीगली रिस्ट्रिक्टेड होता है कि कोई और इसका उपयोग ना कर सके। कॉपीराइट्स क्या होता है? कॉपीराइट ये ऐसा टर्म है जो जब लिखित कोई चीज होती है, रिटन डॉक्यूमेंट, उसके लिए यूज होता है। लीगल एक्शन लिया जा सकता है यदि कॉपीराइट को वायलेट किया जाए। तो जो इस कॉपीराइट की कैटेगरी में आते हैं उसमें होता है लिटरेरी वर्क, लिटरेचर से रिलेटेड वर्क, कोई म्यूजिक है जिसमें वर्ड हो, ड्रामेटिक हो इसमें जिसमें म्यूजिक हो, जो पैंटोमाइम्स है या कोई कोरियोग्राफिक वर्क है या कोई पिक्टोरियल या ग्राफिक या स्कल्पचरल वर्क है, कोई पिक्चर है, ऑडियो विजुअल वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग हो, आर्किटेक्चर वर्क हो, या कंप्यूटर प्रोग्राम, वेबसाइट, इसके लिए भी आपको कॉपीराइट मिलता है। हैकिंग, ये जो हैकिंग का जो शब्द है ये MIT में यूज हुआ 1950-60 में, और ये इसलिए यूज किया गया जो अपने आप को किसी ऐसी चीज में एंगेज करते थे कि एक्सपेरिमेंट करें, कुछ फन लर्निंग एक्टिविटी करें, कुछ मजा करें, कुछ ये टेक्नोलॉजी का यूज करके, ताकि चीजें और डेवलप हो। तो एक कंप्यूटर एंथुजियास्ट जो अपनी क्योंकि एंथुजियास्ट का मतलब ये है कि उसका लॉजिक वगैरह सब अच्छा रहेगा, कंप्यूटर फ्रीक है वो, उसकी सब IQ अच्छा है, लॉजिक अच्छा है, उसने प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रखी है, उसका पैशन है उसके लिए, तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल को यूज करेगा और क्या करेगा, वो किसी कंप्यूटर को में घुसेगा बगैर उसके नॉलेज के। तो जो कंप्यूटर एंथुजियास्ट इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं हैकर। हैकर क्या करता है, वो कंप्यूटर को एक्सेस करता है, उसका काम, उसका इंटेंशन किसी चीज को खराब करना नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं करना होता डेटा को, या कंप्यूटर को खराब करना नहीं होता, लेकिन वो आपके जानकारी के बगैर घुस रहा है। अब ये सोचें, आपके घर में कोई आपके घर में आ गया, वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, बस आपके घर में अंदर घुस गया, ये सही है गलत है ये आप खुद डिसाइड करिए। एक और टर्म यूज होता है हैकिंग के साथ, उसे कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब भी हैकिंग जैसा है, लेकिन मतलब इसमें पर्सन जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस तो पाता है, लेकिन उसका मतलब केवल यही होता है कि वो सब
नेस्त तो नाबूद कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, खत्म कर दे। यानी ये जो आपका बंदा है, इसने अनऑथराइज एक्सेस पाया, ये बगैर कुछ किए चला गया, बस आपका देखा देखा खुश हुआ चला गया। लेकिन एक आया जो आपके घर में घुसा, आपके बगैर चाहे, और उसने सब तोड़फोड़ मचा दी, सब कुछ खराब कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। इसने कहते हैं क्रैकर। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज या वेब टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं, क्योंकि वेब सर्विसेज अब जैसे आपकी सोप है और इसके पीछे XML है, इन सबको वेब सर्विसेज की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ये वेब टेक्नोलॉजी, वेब सर्विसेज दोनों ही कहा जा सकता है इसको। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है? क्योंकि ये लैंग्वेज है, अगर आप जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड में या PPT में एक वो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका कुछ यहाँ टेबल डाल देंगे, कुछ यहाँ पर आप इमेज डाल देंगे, और कुछ यहाँ पर बोल्ड में कर देंगे, इटैलिक में कर देंगे। इसी तरीके से वेब पेज में जब करना हो तो उसके लिए HTML लगती है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको वेब कंटेंट को बनाने, डिजाइन करने में मदद करती है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसका मतलब जो भी चीज होगी वो टैग्स में होगी। इसमें ये टैग के अंदर, जैसे अगर आपने कहा ये B, और यहाँ पर कहा कि जैसे XXX लिख दिया और ये B कर दिया, तो जहां भी ये आएगा XXX, ये दोनों नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जहां जहां XXX आएगा आपके डॉक्यूमेंट में, वेब कंटेंट में, तो ये XXX बोल्ड करके आएगा। तो इस टैग का मतलब ये होता है कि ये टैग बता रहा है कि जब वेब ब्राउजर इसे इंटरप्रेट करे तो इसको बोल्ड कर दे। तो इसमें बहुत सारे टैग होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। इस टैग, ये जो टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट भी होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, जो लेआउट डिसाइड करती है, स्ट्रक्चर बताती है वेब डॉक्यूमेंट का। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जो डेटा की फॉर्मेटिंग हो सके या डेटा फॉर्मेटेड मैनर में दिखा सके, जैसे कि आप MS वर्ड वगैरह में करते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .htm है, .html है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर आप माउस ले जाएंगे तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, और वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी जगह डायरेक्ट करेगा। वो डायरेक्ट आपको उसी पेज पे कर सकता है, किसी और वेबसाइट पे कर सकता है, या उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे कर सकता है। XML, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये X यहां से आया है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। देखिए ये HTML की तरह तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत हद तक दिखने में ये XML की तरह है, क्योंकि HTML में तो प्री बिल्ट टैग होते हैं। एक्सेल में हम खुद टैग बनाते हैं, हम खुद अपने टैग लिखते हैं, और ये डेटा इंटरचेंज की, अब चाहे डेटाबेस की बात करें, चाहे वेब की बात करें, ये एक डिफैक्टो लैंग्वेज बन गई है। ये इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि ये डेटा को स्टोर और कैरी कर सके, इसलिए डेटा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और HTML की तरह ये नहीं है, बल्कि ये HTML क्या करता है, डिस्प्ले, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पे उसके लिए है, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए है। लेकिन XML इसके लिए नहीं है। इसमें कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, आप खुद अपने टैग्स बनाते हैं, जो आप DTD, जो डिक्शनरी होती है इसकी, उसमें रखते हैं, और वो डिक्शनरी को देख के पता लगता है कि हाँ यार ये टैग क्या करेगा। ये आप अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं। और जैसे HTML है, HTML बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं है, XML केस सेंसिटिव है। XML इसलिए डिजाइन की गई थी कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। और ध्यान रखिएगा, XML इसलिए इतनी फेमस है, इतनी ज्यादा चलती है, क्योंकि ये W3C रिकमेंडेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है वो इसे रिकमेंड करता है। तो XML डॉक्यूमेंट एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसमें आपका रूट होगा, उसके अंदर आपके चाइल्ड होंगे, उसके अंदर सब चाइल्ड, उसके अंदर भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो एक पूरी तरीके से ये ट्री का स्ट्रक्चर बनाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WWW, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल सिस्टम है। इंटरनेट पे जहां जहां हाइपर टेक्स्ट होगा उसको निकालने का या लाने का काम कौन करेगा? WWW की तरफ से होगा। तो टिम बर्नर्स ली साहब थे, ये है WWW के इन्वेंटर। कौन है? टिम बर्नर्स ली। ये WWW ये इंफॉर्मेशन का भंडार है, यूनिवर्स है, जो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल होता है। WWW में आपका वेब पेजेस है, जो HTML यूज करते हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकें। और जितने भी वेब पेजेस WWW में है, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन लेना है या फिर आपको इंफॉर्मेशन से जंप करना है, यानी कि आपको हाइपर टेक्स्ट पे जाना है, तो क्या होगा? आप इस HTML का यूज करेंगे। HTML के पीछे HTML में आप हाइपरलिंक बनाएंगे और WWW के तहत HTTP का यूज करते हुए इधर उधर जाएंगे और डेटा लेके आएंगे, रिसोर्सेज लेके आएंगे। वेब पेज क्या होता है?
वेब पेज का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक सिंपल डॉक्यूमेंट जिसके पीछे डिजाइनिंग का काम HTML करता है। ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है, चाहे आप टेक्सचुअल फॉर्म में हो, ग्राफिकल फॉर्म में हो, टैबुलर फॉर्म में हो। इसमें डाउनलोडेबल डेटा फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है। एक पेज से दूसरे पेज में ट्रेवर्सल है, आना जाना है, वो पॉसिबल है किसके थ्रू? हाइपरलिंक्स के थ्रू। यहां वहां आप मूव कर सकते हैं। एक वेब पेज, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में। एक आपका होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। एक वेब पेज स्टैटिक तब होता है जो एक ही इंफॉर्मेशन जब भी यूजर आएगा उसको मिलेगी, यानी इसमें कुछ डायनेमिकली चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए स्टैटिक है। यानी कि इसका एक्सटेंशन .html और .htm से होता है। डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है कि और भी वेब टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हैं। ये एक ऐसा पेज होता है जो इंटरेक्टिव होता है, यानी कि इसमें जो स्टैटिक कंटेंट तो होंगे, साथ में डायनेमिक कंटेंट भी होंगे। इसके पीछे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ताकि चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज करें, चाहे आप बैकग्राउंड में PHP यूज करें, जो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, या जावास्क्रिप्ट यूज करें। तो इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए अब क्रिकेट चल रहा है, अब क्रिकेट का स्कोर यहाँ चेंज हो रहा है। अब ये स्कोर कैसे चेंज होगा? स्कोर कैसे चेंज होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई आपका सर्वर की चीज चल रही होगी, तो ये इसको डायनेमिक बनाता है। आप कहीं क्लिक करें, आपको कोई कहीं किसी जगह पे ले जाए, वापस ले आए, ये सारी चीज कैसे होती है? आपके डायनेमिसिटी से होती है, जो आप JSP, जावास्क्रिप्ट या फिर ASP के थ्रू। बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो खैर क्लाइंट साइड ही हो गया, मोस्टली जो सर्वर साइड की टेक्नोलॉजीज है वो यूज करते हैं इसमें। तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या हुआ? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप अपने HTML के अंदर डाल सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, और ये इंटीग्रेट हो जाती है HTML के साथ। जो सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो है जावास्क्रिप्ट, VBScript, PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी, ASP, राइट? ये सारी यूज होती हैं ताकि आप वेब पेज को डायनेमिक बना सके। तो डायनेमिक वेब पेज दो टाइप की स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? देखिए, आप अभी क्लाइंट साइड पे हैं, यानी कि आप ब्राउजर पे हैं, अपने एप्लीकेशन, आपका जो यूजर है, आप ब्राउजर खोल के बैठे हैं। तो जो वेब पेजेस हैं जहां पर कंटेंट चेंज होंगे आपके रिस्पॉन्स से, आप कुछ क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक किया, तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। तो उस क्लिक पे, उस माउस पे, उस मूवमेंट पे जो चीज चेंज हो रही है वो क्लाइंट साइड पे हो रही है, उसमें कहीं भी सर्वर का काम नहीं है। सर्वर पे कोई चीज जा ही नहीं रही है, सर्वर से कुछ चीज आ नहीं रही है। अब यहाँ पर जो क्लिक कर रहे हैं वही चीज, मान लीजिए आप एनिमेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज खुल के दिख जाएगी आपको, उस डेटा के हिसाब से कोई चीज दिख जाएगी जो आप कंटेंट दिखना चाहते हैं। इसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में जो कंटेंट है वो यूजर के सिस्टम पे ही बन रहा है, जुड़ रहा है, दिख रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है, केवल क्लाइंट साइड पे हो रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। ये सर्वर की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो VBScript और जावास्क्रिप्ट ये एग्जाम्पल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। अगर हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें, इसकी बात करें, तो जो वेब पेजेस, इसमें जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो कंटेंट कहां से ला रहे हैं? वो सर्वर से लेके आ रहे हैं, यानी कि वेब सर्वर से लेके आ रहे हैं। ये पेजेस जो होते हैं यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। आप जावास्क्रिप्ट और VBScript नहीं यूज करते हैं यहाँ पर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। जैसे आपको टाइम देखना है, डेट देखना है, कोई शॉपिंग करना है, कोई यूजर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करनी है, कुछ गेम्स देखना है, कुछ प्ले करना है, कोई ऑनलाइन गेमिंग करनी है, ASP, JSP, PHP, ये सारी वो टेक्नोलॉजीज है या वो लैंग्वेजेस है जो आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं। वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट एक सिंगल पेज हो सकता है, वेबसाइट हजारों पेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस ये होगा कि ये फोल्डर में रखा होगा, ये फोल्डर आपके वेब सर्वर पे रखा होगा, इस वेब सर्वर का कोई IP एड्रेस होगा। आप जैसे ही google.com करेंगे या www.yahoo.com करेंगे तो आपके इस वेब सर्वर पे लिंक होगा, यहाँ आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, यही आपकी www.google या yahoo.com होगी। बेसिकली एक फोल्डर है जिसके अंदर वेब पेज रखे हुए हैं। तो रिलेटेड वेब पेजेस ये क्या बनाते हैं? किसी एक डोमेन के एक सिंगल डोमेन बना रहे हैं, इसको हम वेबसाइट कहते हैं। तो वेबसाइट में एक या एक से ज्यादा पेज हो सकते हैं और वो किसी चीज को, किसी एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप एक वेबसाइट लें, मैं एग्जांपल देता हूँ, ई लर्निंग की वेबसाइट लें, तो वहां पर सारे पेजेस होंगे जो आपको चैप्टर दिखा रहे होंगे, उनके कंटेंट दिखा रहे होंगे, उसके वीडियो दिखा रहे होंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्लाइंट प्रोग्राम है जो आपको वेब पेजेस को नेविगेट करने में मदद करता है। इस वेब ब्राउजर में एक एड्रेस बार होता है। इस एड्रेस बार में जब URL आप टाइप करते हैं तो वो आपको पर्टिकुलर वेब पेजेस वेब सर्वर से लाके देता है।
एक ब्राउजर इंटरप्रेट करता है कोडिंग लैंग्वेज को, जो कि वेब पेज है, और उसको ग्राफिक फॉर्म में दिखाता है। एक वेब ब्राउजर आपको ये अलाउ करता है या आपको अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सकते हैं वेब को बगैर किसी कमांड को यूज किए। केवल आप यूआरएल डालिए, क्लिक करते रहिए, आपका काम बनता रहेगा, चीजें आपकी आती रहेंगी इंटरनेट पे या फिर इंट्रानेट या एक्सट्रानेट पे। इंटरनेट एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। इसमें जो क्लाइंट है वो आपका वेब ब्राउजर है, चाहे आपका फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जो रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन को वेब सर्वर से। कहां से? वेब सर्वर से। वेब सर्वर से जैसे ही उसको मिला कि हाँ भाई वेब ब्राउजर कुछ मुझसे मांग रहा है, तो वो उसको वापस करता है, लिखिए मैं आपने मुझसे मांगा, मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो वेब एड्रेस जो वेब पेज पे लिखते हैं, जो यूआरएल लिखते हैं, उसको वो बताता है कि आपको वेब ब्राउजर को बताता है कि पेज कहाँ रखा है, कहाँ से लेके आऊं। वेब ब्राउजर दो टाइप के होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर होता है, एक ग्राफिक ब्राउजर होता है। यूआरएल समझिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल क्या है? ये जब आप एक ब्राउजर खोलते हैं और ब्राउजर पे यहां पर एड्रेस बार होता है, इस एड्रेस बार में आप क्या देते हैं? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www.rediffmail.com। क्या हुआ ये एक यूआरएल हुआ। तो वेब एड्रेस किसी भी वेब पेज का वो लिखते हैं आप इस एड्रेस बार में, जो ब्राउजर के, इसे हम कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो आइडेंटिफाई करता है कि इंटरनेट पे कि आप जो चीज मांग रहे हैं वो कहाँ रखी है। बेसिकली ये www. जो आपने rediffmail.com किया या yahoo.com किया या www.navbharattimes.com किया, तो ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है एक एड्रेस जिसके पीछे एक नंबर होगा, डीएनएस उसे नंबर में चेंज करेगा, वो नंबर आईपी एड्रेस होगा उस जगह का, उस पर्टिकुलर सिस्टम का जहां पर आपका कंटेंट रखा होगा। तो नेटवर्क सोर्सेस ये फाइल्स हैं, जो प्लेन वेब पेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ग्राफिक हो सकते हैं, डाउनलोडेबल फाइल हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो हर एक नेटवर्क रिसोर्स जो वेब पे है उसका एक यूनिक यूआरएल होता है। तो यूआरएल तीन पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, होस्ट नेम एड्रेस है, और फाइल या रिसोर्स लोकेशन है। तो जो यूआरएल का टेक्स्ट फॉर्मेट है तो होता है वो कुछ इस तरीके से है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, यहाँ पर आप जैसे एचटीटीपी करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या बता रहे हैं ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप यहाँ पर सर्वर बता रहे हैं, यानी कि होस्ट नेम या एड्रेस बता रहे हैं। यहाँ पर उस पूरा पाथ दे रहे हैं कि वो उसका पाथ कहाँ है। जो आप ये बताते हैं ना सर्वर तक, ये आपका केवल वो फोल्डर तक पहुंचा देता है, उस वेब सर्वर के अंदर जाके उस फोल्डर तक पहुंचा देता है। उस फोल्डर के अंदर जो वेब पेजेस रखे हैं उसका पाथ आप यहाँ बताते हैं। तो यूआरएल के अलग अलग पार्टीशन होते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? ये नेटवर्क प्रोटोकॉल सबस्ट्रिंग जो होती है वो बताता है, आइडेंटिफाई करता है प्रोटोकॉल जो आप यूज करेंगे ताकि आप नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस कर सके, पा सके, उसकी तरफ जा सके। तो ये जो स्ट्रिंग है ये शॉर्ट नेम है जिसके पास आपके तीन कैरेक्टर होंगे। जैसे आपने कहा http:// तो ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल हुआ। इसके बाद आपके तीन कैरेक्टर आ रहे हैं जो प्रोटोकॉल के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने http बताया, यहाँ पर आप गोफर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप वाइज लिख सकते हैं, यहाँ पर ftp लिख सकते हैं, यहाँ आप मेल टू लिख सकते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल है। यूआरएल, यूआरएल का होस्ट सर्वर, जो होस्ट नेम होता है या एड्रेस सबस्ट्रिंग होता है, ये क्या बताता है? ये आपको होस्ट बताएगा या सर्वर बताएगा। होस्ट या सर्वर जो रिसोर्स को रखते हैं, जिनके पास रिसोर्स है, जो आपको चाहिए, जो आपको वेब पे चाहिए, इंटरनेट पे चाहिए, इंटरनेट पे चाहिए, एक्सट्रानेट पे चाहिए। तो होस्ट नेम, इसको हम डोमेन नेम भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए www.yahoo.com, google.com, या आप अपना नाम लिखिए www.school.com। ये क्या है? ये एक डोमेन नेम है। तो होस्ट नेम ये मैप होता है, ये जो नाम है ना, ये मैप होता है किससे? आईपी एड्रेसेस से। तो ये नाम होगा कोई आईपी एड्रेस का। इसका मतलब ये है कि www.school.com इसका कोई आईपी एड्रेस होगा, कोई एक नंबर होगा। ये नंबर जैसे एग्जांपल लिया हमने, तो ये आईपी एड्रेस क्या है? ये बाइनरी नंबर है। ये यूनिकली आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है, या और भी जो डिवाइसेस है टीसीपी आईपी नेटवर्क पे लगे हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, आईपी वाला काम करता है। तो जो सर्विसेज है जो आपको मिलेगी होस्ट से, वो एक सर्वर से नहीं, हो बहुत सारे सर्वर से हो सकती है। हो सकता है वो एक आईपी से नहीं, बहुत सारे आईपी से आ सकती है। तो एक सर्वर जिसकी एक आईपी एड्रेस है वो बहुत सारे होस्ट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो आईपी जिसकी आईपी होगा वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करेगा। सो कोई एक वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होती होस्ट या आईपी में, ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पर यूआरएल डाल रहा हूँ मेरा एक ही सिस्टम पे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। गूगल के पास हजारों सिस्टम्स है। तो आपका
आपका आईपी किससे मैच हो रहा है या किस किस आईपी से आपको आ रहा है आपको पता नहीं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम डीएनएस पे छोड़ दीजिए। ये बहुत कन्वीनियंट है यूजर के लिए कि हम आईपी नंबर इसको याद रखने से अच्छा हम इसको याद रखें, इसलिए हम हमेशा यूआरएल में क्या टाइप करते हैं, www.school.com। कभी भी हम ये आईपी एड्रेस टाइप नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो होस्ट नेम ये मैप होते हैं जाके आईपी एड्रेसेस से, और जो कौन सा सर्वर है, आईपी एड्रेस किस सर्वर का है वो कौन बताता है, इस www.school.name को इस आईपी में कौन चेंज करेगा, ये डीएनएस चेंज करता है, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर ये ही काम करता है कि ये नाम का नंबर बनाता है। तो एक बड़े नेटवर्क में बहुत सारे डीएनएस सर्वर्स हो सकते हैं जो आपस में कोलैबोरेट करके आपका मैपिंग दे रहे हो होस्ट नेम और आईपी एड्रेसेस का। तो यूआरएल रिसोर्स लोकेशन की बात करें तो जो फाइल है या रिसोर्स ये क्या है, ये सब स्ट्रिंग आपको क्या बताती है, ये आपको पाथ बताती है, जगह बताती है किसी स्पेसिफिक नेटवर्क रिसोर्स का जो आपके होस्ट या सर्वर पर रखा है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एक फोल्डर ही होता है, इस फोल्डर ये फोल्डर जिस सिस्टम पे रखा हुआ उसका आईपी होता है और यूआरएल रिसोर्स लोकेशन इसका एड्रेस बताता है। तो रिसोर्सेज या किसी होस्ट डायरेक्टरी या फोल्डर में रखे होते हैं। जैसे अगर आपका www.school.com के अंदर सिलेबस है, उसके अंदर प्री प्राइमरी है, उसके अंदर nursery.html, तो ये जो HTML पेज है बेसिकली वो आपका इस फोल्डर में रखा है, ये फोल्डर इसके अंदर रखा हुआ है, ये फोल्डर ये पूरा का पूरा जो है ये आपके इस नेम से संबंधित है, इस आईपी से संबंधित है। तो ये लोकेशन कहां पर है वेब पेज का, जिसमें 2 सब डायरेक्टरीज है, ये सब डायरेक्टरीज है और ये आपका फाइल नेम है, ये आपका रिसोर्स पूरा का पूरा रिसोर्स लोकेशन हो गया। तो जब लोकेशन एलिमेंट इसको हम ओमिट कर देते हैं, जैसे http://www.school.com, इसको हम आपने कभी भी देखा आप ये लिखते हैं पूरा नहीं लिखते, आप केवल इतना लिखते हैं यूआरएल में। आप अपने ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर के जैसे क्रोम पे गए, वहां पर आप केवल www.school.com करते हैं, कभी कभी तो school.com कर देते हैं, अपने आप ये और ये लगा देता है, ये आपको अपने पोजीशन पहुंचा देता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स पेज होगा वो ओपन होकर आ जाएगा, रूट डायरेक्टरी खुल जाएगी, होम पेज आ जाएगा। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हो सकता है जो आपके लिए वेब पेजेस रखता है इंटरनेट। ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, ये जैसे ही इसके पास रिक्वेस्ट आती है, ये या वेब पेज की रिक्वेस्ट आती है तो वेब ब्राउजर इसको डिलीवर करता है, ये इसको भेजता है। तो वेब सर्वर स्पेशल प्रोग्राम जैसे अपाचे हो गया, IIS हो गया, ये है आपके वेब सर्वर्स जो आपको वेब पेजेस देंगे किस प्रोटोकॉल के ऊपर, HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। तो जो सर्वर होता है उसका हर एक सर्वर का एक यूनिक आईपी एड्रेस या डोमेन नेम होता है। तो अगर आपको वेब पेज को एक्सेस करना है तो यूजर क्या करेगा, ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करेगा, साइट का एड्रेस देगा एड्रेस बार पर। जो मशीन होगी जिसपे ये ब्राउजर चल रहा होगा ये एक रिक्वेस्ट भेजेगी किस पे, जो आईपी एड्रेस आपका बना, यूआरएल के साथ एक आईपी एड्रेस होगा, वो पीछे आईपी एड्रेस पे जाएगी, वो उस वेब सर्वर पे जाएगी जहां पर पेज होगा। जैसी वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा वो क्या करेगा कि जो पेज है वो उस आईपी एड्रेस है जहां से मांगा गया है, और जिसने मांगा है तो यहां से उठा के वो जिसने मांगा है उसको भेज देगा। तो वेब ब्राउजर क्या करेगा, उस वेब ब्राउजर का काम क्या है, वो HTML को ट्रांसलेट करेगा और टेक्स्ट, पिक्चर, लिंक या वीडियो फॉर्म में आपके सामने ला के रख देगा, उसे ही हम वेब पेज कहते हैं। तो एक सिंगल वेब सर्वर बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट को या एक सिंगल वेबसाइट को या एक वेब सर्वर में बहुत सारी वेबसाइट या सिंगल वेबसाइट हो सकती है, या बहुत सारे लिंक्ड सर्वर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज एक साथ चल रही होती है। वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग का मतलब होता है आप अपलोड कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं अपना वेब कंटेंट किस पे, वेब सर्वर, ताकि वो www के थ्रू बाकी लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो आप ये एक वेब सर्वर ले रहे हैं, इसमें अपना कंटेंट रख रहे हैं, ताकि अब ये HTTP के थ्रू, www के थ्रू ये कोई भी वेब अपने ब्राउजर में इसका यूआरएल डाल के एक्सेस कर सके। कोई इंडिविजुअल है या कंपनी है वो अपनी वेबसाइट अवेलेबल कराना चाहती है इंटरनेट पे, तो उसको वेब सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। वेब 2.0 क्या है, जो टर्म है वेब 2.0 ये ओरियली मीडिया ने 2004 में दिया था। वेब 2.0 का मतलब ये होता है कि अब जो वेबसाइट आ रही हैं वो डायनेमिक है या इंटरेक्टिव है। तो वेब 2.0 वेबसाइट ये नए और जो इंप्रूव्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे एजैक्स है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एजैक्स क्या करता है, ये आपको डायनेमिक वेबसाइट बनाने में मदद करता है।
ताकि वेब सर्वर से कनेक्ट कर सके। और छोटे छोटे चंक्स में एक बार आप डेटा भेजे, एक बार आप रिक्वेस्ट करेंगे वेब सर्वर से फिर लेंगे तो गलत है। छोटे छोटे चंक्स में मांगिए, छोटी छोटी चीज मांगिए, तो वेब सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ेगा, नेटवर्क बैंडविड्थ भी खराब नहीं होगी। तो इंटरेक्शन बढ़ता है, इससे डायनेमिसिटी बढ़ती है। तो इस टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी है जो उसी जगह वो चीज अपलोड होगी जिसकी जरूरत है, एंड पूरा का पूरा पेज बार बार रिलोड नहीं होता। इसीलिए वेबसाइट इंटरेक्टिव हो गई, फास्ट हो गई, बैंडविड्थ भी बच गई। तो एप्लीकेशन जो सपोर्ट करते हैं 2.0 को, ब्लॉगिंग है, सोशल बुक मार्किंग है, RSS है, विकीज है और बाकी जो कोलैबोरेटिव एप्लीकेशंस है, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी जो इंटरेक्टिव है, ये एडवांस्ड गेमिंग, ये सारे वेब 2.0 को सपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? 1G मोबाइल सिस्टम क्या होते हैं? 1G मोबाइल सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में और अर्ली 1980 में। 1G मोबाइल सिस्टम जो पूरी तरीके से एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी पे थे, इसमें केवल वॉइस था। 2G मोबाइल सिस्टम, यहाँ पर डिजिटल सिग्नल यूज किए गए ट्रांसमिशन के लिए वॉइस को। 2G इनेबल जो मोबाइल सिस्टम थे, उन्होंने आपको पेजिंग दी, SMS दिया, वॉइस मेल और फैक्स सर्विसेज दी। जो 3G मोबाइल सिस्टम्स आए, उन्होंने मल्टीमीडिया फैसिलिटी जोड़ दी 2G में, जैसे वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक। 4G अभी जो चल रहा है वो बेटर क्वालिटी टीवी 30 इमेजेस है, वीडियो लिंक है और इसकी स्पीड भी 1 Gbps करीब आपको मिलती है। अब कितनी मिलती है ये आपके ऊपर है, लेकिन इसका मार्किंग ऐसी है। वायरस क्या होता है? ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो होस्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है। इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये इन्फेक्ट करे होस्ट प्रोग्राम को और अपने उस बगैर यूजर के नॉलेज के, ओनर के नॉलेज के सिस्टम पे कंट्रोल कर ले। वर्म क्या होता है? ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है वायरस जैसा, लेकिन इसको किसी के साथ अटैच नहीं होना पड़ता, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये नेटवर्क के थ्रू फैलता है बहुत ज्यादा। ट्रोजन हॉर्स ये होता है जो आपको पता भी नहीं लगेगा और अपने आप को इंस्टॉल कर देगा आपका मित्र बनाते हुए, आपको बता के कि मैं मित्र हूं आपका, और फिर वो इलेजिटिमेट काम करता है। स्पैम ये होता है जो आप नहीं चाहते वो चीज आपके पास आ रही है, जैसे एडवर्टाइजिंग आ रही है, तो या अनवांटेड मैसेज या मेल्स, उसको हम स्पैम कहते हैं। कुकीज वो छोटी छोटी फाइल होती हैं जो वेब ब्राउजर जो आपको सर्वर भेजता है ताकि वेब पेजेस अच्छे से लोड हो सके और आपकी ट्रैकिंग हो सके सेशन वगैरह की। तो इसमें जनरली कुकी में क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है और इसमें यूनिक ID टैग होता है। फायरवॉल क्या होते हैं? फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, चाहे हैकर हो, वायरस हो, बॉम्ब हो, ये नेटवर्क से जाता हुआ ऐसा और आता हुआ, इन सबको रोकता है। साइबर क्राइम क्या होता है? ये ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज किसी इलिजिटिमेट काम के लिए हो रहा हो। साइबर लॉ वो लॉ होते हैं जो इन सब कामों को, साइबर क्राइम को रोकने के लिए बने हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है कि कोई इंडिविजुअल ने अपना बनाया है कोई चीज, उसके इन्वेंशन को या उसकी अपनी चीज को कोई और यूज ना कर सके। तो IPR इश्यूज जो होते हैं, IPR में वो राइट मिलते हैं इंडिविजुअल को कि उसने जो चीज बनाई है उसकी एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास किसी टाइम के लिए। तो IPR के लिए पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। ऐसी हैकिंग है। हैकिंग का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में एंटर करना और किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन करना। क्रैकिंग का मतलब है आपके सिस्टम में घुसना और आपकी चीजों को खराब करना, डैमेज करना। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये यूज होता है हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब पे। और ये TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और जो वेब ब्राउजर और सर्वर को कम्युनिकेट करवाता है। www का मतलब ये होता है कि ये हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम की तरह काम करता है इंटरनेट पे। टिम बर्नर-ली साहब जो थे इसके इन्वेंटर थे। www जो है वो यूनिवर्स है इंफॉर्मेशन का, मतलब अथाह भंडार है जो इंटरनेट पे आपको मिलता है। वेब पेज क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो HTML से डिजाइन होता है। ये आपको टेक्सचुअल या ग्राफिकल फॉर्म में डेटा दिखाता है, चाहे डेटा फाइल हो, ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो। वेब पेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में। एक वेबसाइट का मतलब होता है रिलेटेड वेब पेज, जो आपका वेबसाइट का काम करता है। वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या एंटिटी को शो करते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? ये आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वेब पेज या इंटरनेट के थ्रू नेविगेट करने में के काम आता है। जो ब्राउजर है वो इसको जो कोडिंग लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करता है, वो आपको दिखाता है ग्राफिक फॉर्म में। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक वेब एड्रेस है या वेब एड्रेस है वेब पेज का,
जो एड्रेस बार में आप लिखते हैं ब्राउजर के, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपलोड या सेव करते हैं वेब कंटेंट को वेब सर्वर पे, ताकि इसको www में अवेलेबल करा सके। वेब 2.0 का मतलब होता है नया जनरेशन जो डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट का है। वेब 2.0 वेबसाइट अजैक्स यूज करती है, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। तो ये इस चैप्टर के बारे में हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।